नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पेट का रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली मैं आप लोगों को एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो को अंत तक देखते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं। तो आइए, आज का जो हमारा पेट का पेपर दिया गया है सेम पैटर्न पर पेपर बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर कि चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। तो किस महान ग्रंथ के कारण दोस्तों ये प्रसिद्ध हुए थे? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र के कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र जो जवाब होगा हमारा एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, अगर बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों, सबसे पहले बात करें कब हुआ था तो 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, कल मैंने आप लोग को जो वीडियो आप लोग को कराए थे, जो क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ हम बात करते हैं कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब के बारे में हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तुलु वंश के। किससे थे? तुलु वंश राजवंश से ये संबंधित थे। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसके प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? तो दोस्तों हमको क्रमबद्ध किया गया है, बताना है कि मुख्य अवधियों के द्वारा कि दोस्तों कौन पहले है कौन बाद में, हमको इस तरह से इसको बताना है। तो अगर सही जवाब के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो बी ऑप्शन हमारा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। तो पहले दोस्तों पूरा पाषाण है, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण, फिर हड़प्पा सभ्यता जो दोस्तों हमारा इसमें क्रम में आ जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया था एक आंदोलन था। किस सत्र में चलाया गया था दोस्तों? उसमें चलाया गया था? तो हमको इसका जवाब बताना है। तो अगर सही जवाब के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा जवाब होगा मुंबई में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? मुंबई में चलाया गया था। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहेंगे आपको दोस्तों कि 8 अगस्त 1942 को जो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, यह मुंबई के गोवाया टैंक मैदान में अपने भाषण अंग्रेजों भारत छोड़ो के दौरान गांधी जी ने भारतीयों को एक नारा दिया, करो या मरो दोस्तों। तो इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करो और मरो का नारा दोस्तों किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने ही दोस्तों करो या मरो का नारा भी इन्होंने यहीं पे, करो या मरो का नारा भी दोस्तों यहीं पे इन्होंने दिया था। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हमको बताना है कि जो 1928 को बारदौली सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा जवाब सही रहने वाला है। तो आइए इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों फटाफट जो सीरीज है आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर दिला सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इस तरह के प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और ये प्रश्न जो हैं वो आपको बारी बारी से देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस जो हमारा जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने ही दोस्तों इनको पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हमको इसका जवाब बताना है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? श्रीलंका जो जवाब होगा एकदम सही हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न हैं जो एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को बराबर मिल सकते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी के गाँव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गाँव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? जो दोस्तों
दोस्तों जो शर्तें बताई गई थी उनमें से कौन सी शर्त नहीं होगी, तो हमको इसका ऑप्शन के बारे में बात करें तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जो हमको ऑप्शन दिए गए हैं तो बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों जो ये वाला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो आंसर होगा इसका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं हम कि निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है। हमको बताना है कि बागान फसल निम्न में से कौन सी नहीं है। तो मोटे अनाज जो होते हैं दोस्तों ये हमारी बागान फसल नहीं है। बागानी फसलें होती कौन कौन सी हैं दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर तो कौन कौन सी हो जाएंगे। अगर सही जवाब की बात करें तो काजू हो गया, काजू हो गया, कॉफ़ी हो गया, काजू, कॉफ़ी तथा चाय दोस्तों ये हमारी कौन सी फसलें हो जाएंगी, बागान फसलें हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि तूर दाल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तूर दाल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरहर। तो दोस्तों अरहर की दाल आप लोग खाते भी होंगे, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तूर दाल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या है कि का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों किसका प्रयोग हवा और बल के वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, एनीमोमीटर के द्वारा हम हवा के बल और वेग को हम मेजर कर सकते हैं। तो आइए अगर बात करें दोस्तों इसी तरह के जो प्रश्न है वो एग्जाम में आपको बराबर देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, भूटान। किसको कहा जाता है, भूटान को दोस्तों क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो अगर बात करें भूटान की दोस्तों कैपिटल के बारे में, तो भूटान की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों, थिम्पू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थिम्पू। एग्जाम में आपको कैपिटल भी, पेट के पेपर में आपको कैपिटल भी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों आप लोग को बता देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है। जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वो किस राज्य में है, हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा जो जवाब होगा, महाराष्ट्र हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न है दोस्तों, ये फटाफट सीरीज़ है जो आपको दोस्तों 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करा देंगे, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उत्पाद को एगमार्क का प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। तो दोस्तों किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, तो हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, दलहन को। किसको, दलहन को दोस्तों प्रमाणित करने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियां कितने प्रतिशत थी। हमको बताना है कि अनुसूचित जातियां जो हैं वो कितने प्रतिशत थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 16.6% जो थी वो दोस्तों भारत की अनुसूचित जातियाँ थीं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो हमको बताना है कि कौन सा वो आर्टिकल है जिसमें दोस्तों मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। तो अगर सही जवाब के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं तो दोस्तों क्या ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हम अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन 23वां। कौन सा दोस्तों, आर्टिकल 23वां जो है वो इस पर प्रतिबंध लगाता है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करें अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न में दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी। तो दोस्तों बैंक जो सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को पेशकश किसने की थी हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ICICI बैंक ने। किसने दोस्तों, ICICI बैंक ने दोस्तों सबसे पहले क्या किया था, हमको सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश इन्होंने की थी। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं हम कि भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा जो जवाब होगा एकदम राइट हो जाएगा। गेहूं और चावल का दोस्तों अत्यधिक उत्पादन किया गया था। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो राष्ट्रपति की प्रक्रिया जो है वो किस
संविधान प्रक्रिया अनुच्छेद में आर्टिकल में से रिलेटेड है तो हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल 55 जो हमारा जवाब होगा सही हो जाएगा। तो आर्टिकल 55 में दोस्तों क्या बताया गया है, उसमें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समझाया गया है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा की उपसभापति थे। तो हमको बताना है लोकसभा के पहले उपसभापति कौन थे। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो एम अनंत सायम अयंगर जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है हमें कि भारत के संविधान का आर्टिकल 66 किससे संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 66 है वो किससे रिलेटेड है, तो हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा जो सही जवाब रहने वाला, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो आर्टिकल 66 किससे संबंधित है, संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि अगले प्रश्न पर हम पढ़ते हैं कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। तो जो आर्टिकल 6 है वो किससे संबंधित है हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा जवाब हो जाएगा। कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार जो होगा वो आर्टिकल 6 हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। दोस्तों हमको इसका सही जवाब बताना है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में किसका, राजभाषा का उल्लेख है। और दोस्तों वर्तमान में 22 भाषाओं का राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों तो कितनी भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, 22 भाषाओं का, कितनी, 22 भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो किस